बहुत सख्त मदद चाहिए, ट्रेनिंग में, इक्विपमेंट में, लीडरशिप में। उसको हमें सोच समझ के आगे बढ़ाना है, क्योंकि अभी तक सिर्फ पाकिस्तान नहीं मगर उनके जो दोस्त हैं बाकी दुनिया में, उन्होंने हमारे ऊपर बहुत जोर लगाया था कि इसमें मत फंसो, यानी इस रास्ते में मत जाओ, कोई मिलिट्री एड या कुछ मत दो। अब जब अमेरिका खुद वहाँ से हट रहा है, उनको मिलिट्री एड की बहुत ज़रूरत होगी, तो हमें अभी सोच समझ के ये फैसला करना है कि हम कहाँ तक उनको ये भी मदद दे सकते हैं, ये मदद कर सकते हैं। बिल्कुल। आप समय की बहुत कमी है पार्थसारथी साहब, एक छोटा सा सवाल पाकिस्तान पे। आपने कहा इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बढ़ाओ, लेकिन आतंकवाद पर बात किए बिना पाकिस्तान को हम गैस, पावर, अपना खर्चा, अपनी लागत बढ़ाते हुए फिर भी देने की बात कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान के लिए भारत के टैक्स पेयर का एक पैसा देने के लिए तैयार नहीं हूं। वो दूसरी सवाल है, और वो भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि मुझे याद है कि जब हमने कुछ आर्थिक सहायता के एक प्रस्ताव दिया उनको 1978 को, तो उनका जवाब यह था, यानी कि गेहूं के सप्लाई के लिए, तो उन्होंने कहा हमने इस मुल्क को इसलिए नहीं बनाया कि आपके गेहूं पर हम निर्भर रहें। लेकिन आर्थिक सहयोग पाकिस्तान के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण है और बढ़ना चाहिए, और बढ़ना चाहिए। फर्ज यकीनन करें, अगर चाहे निजी क्षेत्र हो चाहे सरकारी क्षेत्र हो, हम उनको ऊर्जा दे सकें जिससे लाहौर की में बिजली आ जाए, तो उसका राजनीतिक असर क्या पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये पाकिस्तान के साथ मैं समझता हूं आर्थिक सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन याद साथ साथ ये रखना चाहिए कि हम ये ना उनको ये एक इम्प्रेशन दें कि हम उनके पीछे दौड़े जा रहे हैं। बिल्कुल, ये आइदर और नहीं है, अगर वो चाहते हैं बिल्कुल तो देने के लिए हम तैयार हैं। तो मैं समझता हूं जो ऊर्जा का मामला चल रहा है, ये सही ओर से सही दिशा में चल रहा है, जो भी हमने कदम उठाए हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूं आपको चीन के बारे में। लोग यहाँ कहते हैं कि चीन बहुत आगे बढ़ गया, भारत पीछे रहता है। देयर इज द ओल्ड सेइंग ऑफ द हेयर एंड द टॉर्टोइस। चीन जो है जब सहायता देता है, लोगों को प्रशिक्षण नहीं देता है। उन्होंने इस ईस्ट अफ्रीकन रेलवे बनाया, अफ्रीकनों को नहीं सिखाया कि एक बत्ती का बल्ब बदलना कैसे है या बनाना कैसे है। भारत का सहयोग और सहायता ये है कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाएं। तो और अफ्रीका में वो हार्डवेयर देगा, लेकिन हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों देंगे, ये हमारी हम पहले सॉफ्टवेयर देंगे, जब सॉफ्टवेयर मिलता है वो खुद आएंगे हमको हार्डवेयर के लिए। सर, वक्त की कमी है, वरना इस चर्चा को हम आगे जारी रख सकते थे। आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद। भारत और पड़ोसी देशों के संबंधों को इस क्लासरूम में समझाने के लिए वाजपेयी साहब आपका भी खास शुक्रिया अदा करेंगे। और दर्शकों के लिए सूचना यह है कि अब इसके तुरंत बाद, छोटे से ब्रेक के बाद, हम बात करेंगे भारत के विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद से। जिंदगी के सफर में सच्चाई हमारी हमसफर है। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। पाप में
और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात, जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। Desh Bhagat University, a center of innovation, research and entrepreneurship. International standard UG, PG and doctorate program. Desh Bhagat University, Punjab, your freedom to grow. उत्तराखंड में सेना और सरकार के संयुक्त प्रयासों से आपदा प्रभावित क्षेत्रों में फंसे सभी लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा दिया गया है। राज्य सरकार के विभिन्न महकमे, सेना और देवभूमि उत्तराखंड की जनता पीड़ितों की सेवा में लगी हुई है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इतनी सारी पब्लिक है, सबका भूख का प्यास का ध्यान रखना एक बहुत बड़ी बात होती है और वो इतने अच्छे से कर रहे हैं। सरकार का बहुत धन्यवाद है कि हमारी जितनी हो सकती है उतनी मदद कर रही है। बहुत मदद किया है यात्री लोगों ने। बाहर से आए यात्री अपने घरों को नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज और ये है फॉरेन पॉलिसी क्लासरूम या कहिए डिप्लोमेसी महाकुंभ का सबसे महत्वपूर्ण सत्र, जहां हमारे साथ बातचीत में आप शामिल हो रहे हैं भारत के विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद साहब। सलमान साहब, आपने वक्त निकाला, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। इस क्लासरूम में हमने डिप्लोमेसी की ABCD की बात की है, लेकिन आपसे तो जो बड़े ज्वलंत प्रश्न हैं उन्हीं पर मैं बात करना चाहूँगा। लेकिन इस क्लासरूम के आइडिया पर मुझे लगता है आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे। हम ये मान रहे हैं कि ये पहले होना चाहिए था। मैंने बार बार ये कहा है कि एक समय था जब भारत की आम जनता, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय की बात कर रहा हूँ, इंदिरा जी के समय की बात कर रहा हूँ, कि ऐसा लगता था कि उनका सीधा एक उनकी भागीदारी और उनका एक लगाव विदेश नीति के साथ है। बड़े बड़े आम सभाओं में हमारे जो वरिष्ठ नेता विश्व भर से आते थे, उनका स्वागत होता था। पब्लिक उनके लिए एक व्यवस्था बनाई जाती थी। जब सड़कों से गुजरते थे गाड़ी में तो लोग निकल के आते थे। टीटो, नासिर, तो बच्चे खड़े होते थे और चारों तरफ से जय जयकार होता था, झंडे लहरा रहे होते थे लोग। लेकिन तब से और अब में एक अंतर ये आया है कि एक तो सुरक्षा व्यवस्था की बात है, दूसरा ये कि वातावरण बदला है। तो अब बंद कमरों में बातचीत होती है, बैंक्वेट्स होते हैं, आदान प्रदान होता है विचारों का, लेकिन जनता का उतना उसमें योगदान या भागीदारी या उनकी रुचि नहीं दिखती। और इसलिए मैं मानता हूं कि ये अति आवश्यक था कि हम जनता के पास फिर जाएं। हर विभाग के लोग और हर जगह जो राजनीति के विभिन्न जो पहलू हैं, उसको लेकर आम आदमी के पास विशेषता जाने की बात होती है कि लोग समझें, उनका समर्थन प्राप्त हो। विदेश नीति में ऐसा उतना नहीं हो पाता और कभी ये लोग मानते हैं कि शायद भाषा की दूरी है, कभी मानते हैं कुछ व्यवस्था की दूरी है, कभी मानते हैं कि ये सिर्फ विशेषज्ञों का ही मामला है, ये साधारण व्यक्ति का नहीं। और आपने उस दीवार को तोड़ा है, आपने वो बैरिकेड्स, अगर उनको बैरिकेड्स कहें, वो तोड़े हैं और फिर से एक बार विदेश नीति को आपने फिर वहीं लाके खड़ा किया है जहां साधारण लोगों को उसमें रुचि हो, उनका योगदान हो, उनका समर्थन प्राप्त हो और ये लगे कि विदेश नीति को सिर्फ बनाने में कुछ लोगों का ही सिर्फ सहयोग नहीं बल्कि सभी लोगों का समर्थन है। बिल्कुल, देखिए हम तो एक चैनल हैं, हम तो छोटी मोटी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप जैसे लोगों का सहयोग मिले तो ये पब्लिक कन्वर्सेशन
फॉरेन पॉलिसी पे बिल्कुल बदलना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यही लोगों के मन में आशंका होती है कि ये कुछ अलग भाषा वाला, एक अलग जार्गन वाला, विशेषज्ञों वाला, बंद कमरों वाला कोई एक सिलसिला है और इसमें कंफ्यूजन है लोगों में या परसेप्शन है। वो ये है कि ये फॉरेन पॉलिसी का जो एस्टैब्लिशमेंट है, ये जो अफसर हैं, ये कुछ बनाते हैं, एक एक्सक्लूसिव एलिट क्लब है और पॉलिटिशियन को भी बहुत ज्यादा पता नहीं है और वो उनसे गाइडेड होते हैं। प्लस देश भर का जनमानस और इनपुट लेने का मैकेनिज्म क्या है पता नहीं है। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि ये समस्या जो मैंने कही है, मेरा ऑब्जर्वेशन सही है और उसको बदलने के लिए, इंक्लूसिव पॉलिसी कन्वर्सेशन को बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहली जो कदम हमने उठाया वो पब्लिक डिप्लोमेसी का उठाया। अब जो प्रौद्योगिकी के जो अवसर हमें प्राप्त हैं, तो आपको हर जगह स्वयं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप इंटरनेट के माध्यम से, आप यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और जो आपके जो परंपरागत रूप से जो भी आपके माध्यम रहे हैं, जैसे पब्लिसिटी के माध्यम रहे हैं, उन सब का सही उपयोग कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें जो भी विदेश मंत्रालय में जो भी राजनीतिज्ञ हैं, उन पर इसके लिए समय देने की आवश्यकता है। मैं आपके पास अगर नहीं पहुंचता तो आपने इतना अच्छा ये प्लेटफॉर्म बनाया है, ये मुझे नहीं मिल पाता। जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो नहीं कह पाता। अब हम जो भी किसी समाचार पत्र या मीडिया में भी अगर आए, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आए, तो वो 5 मिनट 10 मिनट में आप कितनी बात कह सकते हैं। और पाकिस्तान चीन के झगड़े पर युद्ध करवाएंगे। अब है, कुछ लोग चाहते हैं कि समाचार कैसे मिलेंगे जब तक कि युद्ध नहीं होगा या कड़वापन नहीं होगा। और मुझसे कभी कभी लोगों ने कहा कि आपके संबंध क्या पड़ोसियों से अच्छे नहीं हैं? तो मैंने कहा कि मैं तो पूरे पड़ोस में घूम कर आया हूँ, लगा हर जगह मुझे कि संबंध हमारे बहुत अच्छे हैं। काश कि हमारे मीडिया के भी संबंध अच्छे हो जाते, तो फिर हमको बल मिलता और हमको काम करने में सुविधा प्राप्त होती। लेकिन सच्ची बात यह है कि अगर सीधा सीधा हमारा संपर्क सीधा आम जनता से हो जाएगा, तो जो बिचौलिए हैं, जो ये समझते हैं कि हमें कुछ इसलिए कहना है कि इसी से हमारी दुकान चलेगी या इसी से हम जो काम कर रहे हैं उसको हम और मजबूत कर सकेंगे, तो उनको भी ये सोचना पड़ेगा कि नहीं, जो हम कह रहे हैं ये सचमुच क्या जनता की भावना है कि नहीं है, और सिर्फ मंत्री या मंत्री मंडल तक ही बात पहुंचे, वो नहीं, बल्कि आम जनता तक पहुंचे और ये संपर्क बढ़ेगा। मैं समझता हूं लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल। तो सर, फॉरेन पॉलिसी के आगे के रास्ते पर और पूरे ओवरऑल आर्किटेक्चर पे क्या होना चाहिए, इस पर हम आगे चल के और चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ करंट अफेयर के इशू मैं आपके साथ रेज करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे बड़ा मौका मिला है। आप अभी घूम करके लौटे हैं, कई देशों से महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात हुई है आपकी, उस पर भी आऊंगा। लेकिन उसके पहले एक मुद्दा हमको परेशान कर रहा है। हम बिजनेस चैनल हैं, हमारे बिजनेसमैन को बाहर जाके बिजनेस करने में दिक्कत है, सपोर्ट नहीं है इधर से, और जो यहाँ आना चाहता था, जिस इंडिया स्टोरी की हम बात करते थे कि सेलिब्रेट हो रही है, अब वो लोग बड़े डिप्रेस्ड हैं, कहते हैं कि साहब आपके यहाँ कुछ नहीं होगा। जेट एतिहाद इसका सबसे ताज़ा नमूना है। रिटेल एफडीआई के झमेले इसके पहले के नमूने थे। जो दूसरे इश्यूज रहे हैं उनको तो छोड़ ही दीजिए, टैक्सेशन के लंबा सिलसिला हो जाएगा। आप ये बताएं कि क्या हम लोग, जब हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है छलांग लगाने का, तो गलत सिग्नल नहीं दे रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? देखिए, गलत सिग्नल ना हो इसका हर प्रयास हो रहा है, लेकिन ये सही है कि हमें एक संतुलन चाहिए। बाहर से लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं, हमारी संभावनाएं उससे कुछ कम हैं, और बीच में इसमें एक गैप रह सकता है, एक खाई रह सकती है। अब उसको पाटने की बात है, कितना हम एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। हम उतना नहीं कर सकते जो अपेक्षाएं हों, और जो यहाँ हमको करने की आवश्यकता है, उसमें कहीं पर रुकावट इसलिए आए कि हम सब एक पेज पे ना हो, हमारा सबका एक ही विचार ना हो। और वो तब होता है जब धीरे धीरे एक जनरल कंसेंसस, एक आम सहमति किसी देश, किसी समाज, किसी सोसाइटी में बनती है, और वो आम सहमति ये कि आज हमारी प्राथमिकताएं जो हैं वो सही हैं। हमको एक लर्निंग कर्व पर बहुत कुछ सीखना पड़ रहा है, सिखाना पड़ रहा है, समझाना पड़ रहा है, और मैं मानता हूं कि हम वहां तक पहुंचेंगे। टैक्स के बहुत सारे मामले चिदम्बरम जी हल कर रहे हैं। जो ट्रांसफर प्राइसिंग का एक बहुत बड़ी समस्या आ रही थी, मैं मानता हूं कि उन्होंने उसको हल करने का एक बहुत वहां तक कंटेंशन समझ में आता है। लेकिन जेट इतिहाद, अबू धाबी वाली ये बातचीत तो मिस हैंडलिंग है सर। नहीं, मैं समझ नहीं पाया कि मिस हैंडलिंग क्या है। कुछ लोगों के मन में प्रश्न है, हमको उसका जवाब देना चाहिए। इसमें कोई पारदर्शिता की कमी नहीं है, लेकिन
लोग उसको दिखाना चाहें कि इसमें पारदर्शिता की कमी है। अब मैं जितनी बात आपके सामने कर सकता हूं वो तभी करूंगा जब अंदर बैठकर हमको जो भी दस्तावेज बनाने हैं या हमको जो करारनामे बनाने हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ये डील रहेगी तो ये डील तो रहेगी, लेकिन डील में अगर हमारी जो व्यवस्था है, जिसमें सेबी है, जिसमें एफआईपीबी है, उनके जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके लिए उनके जो मापदंड हैं, उन मापदंड को मानना पड़ेगा। हमको भी मानना है, किसी और को भी मानना है। उस पर अगर कहीं निगोशिएशन की, बातचीत की, चर्चा की या कोई कहीं पर समझौते की, अन्य समझौते की आवश्यकता है तो उस पर भी आगे बढ़ना होगा। लेकिन आज ये मान लेना कि उसके कुछ पहलू हैं जिस पर अभी थोड़ा विचार करने की आवश्यकता एफआईपीबी को है या सेबी को है, तो उसमें ये नहीं मानना चाहिए कि ये चट मांगनी पट बिया अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब आपके संबंध जो हैं वो मधुर नहीं रहेंगे। मधुर संबंध रहेंगे, लेकिन देश का हित और जो हमारी जिम्मेदारी है, जो हमारा दायित्व है, उसका सही निर्वाह हो और दूसरे लोगों की जो अपेक्षाएं हैं भारत से, उसको हम जिस हद तक पूरा कर सकें वो हम पूरा करें। जी, पाकिस्तान पर फोकस करेंगे। हमको पता है कि बहुत सिनिसिज्म है दोनों तरफ उसको लेकर के लोगों में कि कुछ नहीं होने वाला। आतंकवाद के मसले को लगता है कि हमने पीछे कर दिया, अब इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं। हमको महंगा पड़ेगा लेकिन तब भी हम उनको गैस देना चाहते हैं। मैं पक्ष में हूँ, देना चाहिए और उनको बिजली मिलनी चाहिए, लेकिन ये कंटेंशियस इश्यूज हैं। या तो जल्दी करें या तो दिखा दें कि हमने कर दिया है, फिर समय न लगे, कतर से लाएं, यहाँ से दें, जो करें, रियायत देनी हो कर दें। लेकिन हमको ये नहीं समझ में आता कि आतंकवाद वर्क इन प्रोग्रेस रहेगा और इकोनॉमिक ऑपरेशन बढ़ाते चलेंगे। देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक बात हमने बहुत स्पष्ट हमेशा कही है, जब भी हम लोगों की भेंट होती है, बात होती है, तो इस बात को हम लोग बड़ा स्पष्ट कहते हैं। अगर उनका रुझान, वहाँ एक सरकार हो, जैसी भी सरकार थी, अगर उनका रुझान कुछ रहा हो जिसको हम समझते हैं सकारात्मक बहुत नहीं है, या नई सरकार आई है जिसने कम से कम अपनी कथनी में बड़े सकारात्मक हमको संकेत दिए हैं और उसका हम स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं कि उसको आगे बढ़ाया जाए। लेकिन साथ साथ हम ये कहते रहते हैं, हम जितना भी चाहें ये संभव नहीं होगा कि हम और आप आगे बढ़ पाएं अगर उस विषय पर जो हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और जिससे एक भावनात्मक रूप से हमारी जनता और हम सब जुड़े हैं, जब तक उस पर ऐसा नहीं लगता कि कुछ कार्रवाई अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है, तो तेजी से आगे बढ़ रही है। अभी आप सरताज अजीज साहब से मिले, शहरयार साहब आए हुए हैं, क्या बात हुई? यही बात हुई कि आपके संकेत बहुत अच्छे हैं। करनी और कथनी में अंतर हो तो थोड़ा हो, इतना ना हो कि उसके कारण हम आगे बढ़ ना पाए। हम चाहेंगे कि हम आगे बढ़ें। हम ये भी मानते हैं कि कहीं आप ये बैठ जाएं, कहें कि सबसे पहले जितनी हमारी समस्याएं हैं उनको दूर करिए, या हमारी मुंबई से संबंधित जो हमारी समस्या है पहले उसको पूर्णतः आप उसको दूर करिए, तभी हम कहीं किसी और बात को लेकर आगे बढ़ेंगे, ट्रेड को लेकर आगे बढ़ेंगे या व्यापार को लेकर आगे बढ़ेंगे। ऐसा संभव नहीं होता। लेकिन फिर मैंने कहा कि एक संतुलन होना चाहिए कि हम एक रास्ते पे चले हैं, हमें ये मालूम होना चाहिए कि दूसरे रास्ते पर भी कुछ ना कुछ गति से आगे हम लोग बढ़ रहे हैं और अब कुछ आशा है कि अगली कौन सी बड़ी डेवलपमेंट का इंतजार आप कर रहे हैं? आप क्या करने में लगे हुए हैं इस वक्त? देखिए, उनको इस वक्त बहुत संकट की घड़ी से गुजरना पड़ रहा है कि उनके पास गैस और इसकी बिजली की कब तक दे देंगे? बहुत बड़ी कमी है। लेकिन अब टेक्निकल लोगों को भी देखना होगा ना। आप गैस के लिए पाइपलाइन डाल, पॉलिटिकल डिसीजन है कि देना है? नहीं, पॉलिटिकल डिसीजन तब होगा जब हम ये तय कर लेंगे, विशेषज्ञ हमारे ये मान लेंगे कि ये संभव है। पहली बात वो। दूसरी बात वो कि अगर देना है तो कितने में, कैसी सुविधा और कैसे हमारा आदान प्रदान होगा। तीसरी बात यह है कि एक पॉलिटिकल फैसला होगा। पॉलिटिकल फैसला हम तभी करेंगे जब ये सब हो जाएगा। और जैसा मैंने कहा कि दूसरी ओर जहां कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है, वहां पर हमको सही जमीनी स्तर पर संकेत दिखेंगे, तब हम फैसला करेंगे। बिल्कुल। एक तो वकील और अब डिप्लोमेसी हैंडल कर रहा हो, ऐसे मंत्री से खबर निकालना बड़ा मुश्किल होता है। एक एफर्ट करूंगा अमेरिका के मोर्चे पर। आपके लिए और जॉन केरी के लिए, दोनों के लिए एक तरीके से नया असाइनमेंट है। हमको लगा था कि आप दोनों में जब बातचीत होगी तो रोमांस बढ़ेगा। मुझे अब इंप्रेशन ये है कि झगड़ा बढ़ा है। अफगानिस्तान पर डिफरेंसेस हैं, IT, फार्मा, वीज़ा पर हमको बड़ी शिकायत है,
उनको शिकायत है फार्मा को लेकर के। और अब अफगानिस्तान हमारे लिए बड़ी फिक्र होनी चाहिए, जहां पाकिस्तान फैसिलिटेटर बन रहा है। इन 3 मुद्दों पर भारत की परिस्थिति बताइए। देखिए, पहली बात यह है कि रोमांस की बात तो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन दोस्ती के जो संकेत हैं, इस बार दोस्त से झगड़े बहुत हुए। नहीं, देखिए, अगर आप दोस्त से खुलकर अपनी बात नहीं कह पाएंगे तो आप किससे कहेंगे? जी। और दोस्ती का मैं ये समझता हूँ कि पैमाना यही है, मापदंड यही है कि आप, अगर आपको कोई चिंता है तो आप खुलकर दोस्त से कह सकते हैं। और सच्ची बात यह है कि हर वो विषय जिस पर हमने उनके सामने अपनी चिंता रखी, उस पर हमको उनका बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला। अब ये नहीं मैं मानता हूं कि पॉजिटिव रिस्पांस का मतलब कि वो मसला और वो मामला हल हो ही गया, आगे हल होगा। ऐसे हम संकेत एक दूसरे को कम से कम दें। उनकी भी कुछ हमसे अपेक्षा है। उनकी अपेक्षा यह है कि हमको आगे बढ़ना है। हमने इतनी बड़ी न्यूक्लियर डील करी, 1, 2, 3 हमने न्यूक्लियर डील करी, हमने इतना बड़ा एक मुख्य परिवर्तन किया आपके और हमारे संबंध में, लेकिन अभी तक उस पर अभी ठोस कोई कदम हम नहीं ले पाए हैं। कमर्शियल, इसका असल फायदा उनको कमर्शियल होगा, हमको ये फायदा हुआ कि हमको वहां पर खड़े होने का मौका मिला जहां किसी कारणवश हमको लोग स्वीकार नहीं कर रहे थे। तो सितंबर तक ऐसी खबर आ जाएगी कि ये कमर्शियल रुकावट दूर हो गई न्यूक्लियर सिविल प्रोग्राम के रास्ते में, प्रधानमंत्री के जाने के पहले। इसमें वो सिर्फ क्यों कमर्शियल नहीं है, उसमें सिर्फ कॉमर्स ही नहीं आता है, उसमें और बहुत सारे इशू आते हैं। और वो इश्यूज वो हैं जिससे कि हमारे विशेषज्ञ, हमारे वैज्ञानिक पूर्णतः सेटिस्फाइड हों, उनको कोई चिंता ना बचे। तो इसलिए इस पर कार्रवाई चल रही है। हाँ, कोशिश ये है कि जल्द से जल्द हम कर सकें। प्रधानमंत्री अगर वहां जाते हैं और हम, लेकिन जो एक्सीडेंट लायबिलिटी का मसला है उसको रिव्यू नहीं करने जा रहे। नहीं, देखिए, रिव्यू की नहीं। पहली बात यह है कि हमने रेगुलेशंस बनाए हैं। हमारा ये मानना है कि वो रेगुलेशंस उनको पूरी तरह सेटिस्फाई कर सकते हैं। वेस्टिंग हाउस से बातचीत चल रही है, अगर उनसे चल रही है तो इसका मतलब ये है कि वो इस पर नहीं, कमर्शियल उस पर इश्यूज पे चल रही है। तो इसका मतलब ये कि वो कम से कम काफी हद तक इसको लेकर सेटिस्फाइड हैं। आगे और चर्चा की संभावनाएं हैं, चर्चाओं की गुंजाइश है, चर्चा चलती रहेगी। जी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग जुमला मैंने पढ़ा कि अमेरिका वैल्यू तो हमारे साथ शेयर करता है, लेकिन पावर चाइना के साथ शेयर करता है। उन लोगों में भी राइवलरी है। लेकिन अभी जो मुलाकात हुई ओबामा साहब की, उसमें और गहरे दोस्ती संबंध बढ़ाने की बात हुई। हम चाइना और अमेरिका के बीच में जिन परिस्थिति में हैं, कॉम्प्लेक्स परिस्थिति है, इसमें वो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग समझना चाहते हैं कि कैसे बैलेंस करेंगे। हम बीच में नहीं है, ये कोई ना समझे कि हम बीच में हैं या हम घेरे में हैं या कोई हमारे इर्द गिर्द घेरा बना रहा है। चाइना के साथ हमारे संबंध अलग हैं और अमेरिका के साथ हमारे संबंध अलग हैं। अब ये तो सही है, जब आपके दो लोगों के साथ संबंध हों तो अपने संबंध आगे बढ़ाने में आप कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उनके दूसरे संबंध जो हैं वो ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन हम ये नहीं मानते हैं कि हमारे संबंध एक देश के साथ किसी और देश पर निर्भर हों। हमारे संबंध सीधे सीधे हों। चाइना के साथ हमारे बहुत दूरगामी सोच के संबंध हैं। बहुत कुछ हम उनके साथ मिलकर बहुत कुछ हम कर पाए हैं और बहुत कुछ हमको करना है। जब प्रीमियर ली यहाँ आए थे तो आपको मालूम है कि उन्होंने अपना एक विजन, एक ख्वाब उन्होंने भारत और चीन के संबंध के बारे में रखा था। वो बहुत सारे काम हमको करने हैं। अमेरिका के साथ हमारे अलग संबंध हैं। तो इसको कभी ऐसा मत सोचिए कि हमको बैलेंस करना है कि इधर भी कुछ और उधर भी कुछ, ऐसा नहीं है। ऑन मेरिट्स हमारे अलग अलग संबंध। जापान, बहुत बड़ी पार्टनरशिप हमने उनके साथ की। अमेरिका से जुगलबंदी है। चाइना से हम डिपेंड करना चाहते हैं। अच्छी बातें हो रही हैं। आपने भी विदेश मंत्री से बातचीत की है। इधर जापान से हमको बढ़ाना है, जो चाइना को ठीक नहीं लगता। ये कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में हमको कैसे आप कॉन्फिडेंस देंगे कि हम लोग 20 साल आगे की तैयारी के लिए हमारे पास सिनेरियो पेंटिंग है, हमारे पास ब्लूप्रिंट है? ऐसे बहुत कम देश हैं आज विश्व में जो दोनों तरफ बात कर सकते हैं। जहां आपसी कहीं कोई समस्या हो, दूरी हो या आपसी मतभेद हो, हम वहां दोनों तरफ बात कर सकते हैं। और ये हमारे जितने मित्र देश हैं, सब ने हमसे ये कहा कि ये एक विशेषता है भारत की विदेश नीति में कि आप सबके साथ अच्छे संबंध रख सकते हैं और रखने चाहिए। विश्व के लिए आवश्यकता इस बात की है कि हम सबके साथ अच्छे संबंध रखें। और हम ये ना भूलें कि जैसे जापान और चीन है, हम ये ना भूलें कि जापान का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाइना में है।
लेकिन उनके आपसी संबंध में कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर लेकर उनमें आपस में कभी कभी दूरी और कभी कभी कुछ करवाहट आ जाती है, लेकिन वो आपस में बात करेंगे। हम ये हमेशा कहते हैं कि आपसी बातचीत से समस्या हल हो सकती है। आप बातचीत करिए, हम आपकी आपसी बातचीत में कहीं दखल नहीं देते हैं, हस्तक्षेप नहीं करते हैं। हमको हमारे संबंध अलग से बनाने दीजिए, और हमारा ये सौभाग्य है कि कम और बेश पूरे विश्व में लोगों ने हमेशा यही समझा है कि हाँ, भारत का एक अपना अस्तित्व है, भारत का एक अपना तरीका है, भारत का की अपनी उदारता है, और हम भारत को ऐसा करने देंगे तो विश्व के लिए भी अच्छा है और हम सब के लिए भी अच्छा है। जी, इस बात का कितना रियलाइजेशन है हमारे यहाँ पॉलिटिकल लीडरशिप को कि देखिए, चाइना से एक हमारी लड़ाई नहीं, इसको मैं मुकाबला कहूँगा, वो ये चल रहा है कि नेचुरल रिसोर्सेस लेने की लड़ाई में हम जहाँ 10 साल से बात कर रहे हैं, चाइना वहाँ कल जाता है और आज डील करके चला आता है। कजाकिस्तान में अभी इस हफ्ते हुआ, और ईरान के पोर्ट को मरम्मत करने का काम हम बात कर रहे हैं, पैसे चाइना दे रहा है। इस मुकाबले में जो हम पीछे छूट रहे हैं, ये प्योर गवर्नेंस डेफिसिट हमारा है, और इसके लिए एमईए को ब्लेम नहीं करना चाहिए। नहीं, गवर्नेंस डेफिसिट आप क्यों कहें? देखिए, जो हमारे आज जो हमारे हालात हैं, हमारे पास कितनी धनराशि है, कितनी हमको देश के अंदर खर्च करनी है, कितनी हमको बाहर ले जानी है, हमारे पास कितना बड़ा प्राइवेट सेक्टर है, उतना बड़ा है जितना चाइना के पास है कि नहीं, हमारी जो रिफॉर्म पॉलिसीज़ हैं, जो हमने जो सुधार की पॉलिसीज़ को स्वीकार किया, वो चाइना के 10 साल बाद किया, और इसलिए कि हमने अपने समय से और अपनी इच्छा से ये तय किया कि अब हम तैयार हैं इस काम के लिए, और उसको अब 25 साल हुए हैं, चाइना को 35 और 40 वर्ष हो गए। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि चाइना कल गया और चाइना को कल कुछ मिल गया। बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहां चाइना और हम साथ साथ हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। बहुत सारी जगहें ऐसे हैं जहां हमको प्राथमिकता दी गई है, और बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहां चाइना को प्राथमिकता है। हमें उससे कोई गुरेज नहीं है, हमें उससे कोई शिकायत नहीं है। हमको वर्ल्ड मार्केट में हमको अपनी तरफ लोगों को लुभाना है, और कहते हैं कि भारत की सॉफ्ट डिप्लोमेसी जो है, भारत का सिर्फ एक कमर्शियल या भारत के जो राजनीतिक संबंध हैं उनसे हटकर एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी है। हमारे जो ये समझिए कि पुश्तैनी संबंध हमारे रहे हैं, बहुत क्षेत्रों में आवासीय भारतीय हैं, उनके संबंध भारत के साथ जो हैं, जिस तरह से उनकी जड़ें भारत में हैं, और हमारा व्यवहार जो रहा है और हमारा जो स्टाइल रहा है, उसको लोग समझते हैं कि वो उनके लिए बेहतर है, और हम चाहेंगे कि इसको हम और इम्प्रूव करें, इसको और बढ़ावा दें, और उसमें मीडिया अगर हमारा साथ हमको देगा तो मैं समझता हूं हम उसको 4 चांद लगा सकेंगे। जी, ये बात हमको यहाँ लेके आती है कि बहुत लोगों को ये इंप्रेशन है कि बदलते हुए ज़माने में फॉरेन पॉलिसी में इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को, ट्रेड बिजनेस को जितना कोर के तौर पर फोकस देना चाहिए, उसमें हमने देर की है। अभी बातें हो रही हैं, लेकिन पूरा कंट्रोल स्टैब्लिश नहीं हुआ है पॉलिसी इनिशिएटिव के तौर पर। तो जो आपने बात कही धनराशि की, इशू यही है कि इस जवान डेमोग्राफिक डिविडेंड वाले देश में जितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जितना विदेशी निवेश यहाँ आ सकता है, उसको रोकने का कसूर तो हमारा है। मैं समझना ये चाहता हूं आपसे कि इकोनॉमिक डिप्लोमेसी हमारा बिल्कुल फ्रंट रनिंग चैंपियन होगा फॉरेन पॉलिसी में, ये हो रहा है क्या? ऐसा है, और हम कॉमर्स मंत्रालय के साथ बहुत विस्तार से समय समय पर चर्चाएं करते हैं, उनको सहयोग देते हैं, उनसे समझने का प्रयास करते हैं, और ये मान के चलिए कि हम एक ही विजन के 2 पहलू हैं, और हम साथ आगे बढ़ते हैं। ऐसा हमारा प्रयास है। इसको शायद और अच्छा कर सकते हैं और मजबूत कर सकते हैं, लेकिन एक जो पहलू है उस पर आप अवश्य ध्यान दें। बहुत कुछ है जो हम विश्व के सामने कर सकते हैं, उनको हम उपलब्ध करा सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन एक मोर की तरह, मोर नाचता है, लोग कहते हैं बड़ा अच्छा है, पाँव की तरफ कभी देखता है तो फिर वो ये सोचता है कि मुझे ऐसे पाँव क्यों दिए हैं भगवान ने। तो हम अगर ये कह कर आएँ कि आपके लिए हम उपलब्ध कराएंगे FDI, ठीक है, आइए और आप निवेश कीजिए, और आइए, भारत में आपका स्वागत है, और उसके बाद हमको उसका पूरा समर्थन अपने उन साथियों से ना मिल पाए जो विभिन्न दलों में हैं, दूसरी पार्टियों में हैं, क्योंकि कल को हो सकता है वो सरकार चला रहे हों,
गुजरे कल में वो सरकार चला रहे थे। ये तो वो विषय हैं जिस पर हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि इसमें यूपीए का फायदा है या एनडीए का फायदा है, एक पार्टी का फायदा है या दूसरी पार्टी का फायदा है। ये तो देश के लिए फायदा है। आज अगर हम ये नहीं करेंगे, ये सोच